हेलो एवरीवन, मेरी ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने उच्चतम न्यायालय का पहला क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना डिस्कस किया था। अपना जो लेक्चर हमारा यानी उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार डिस्कस करने से पहले पिछले लेक्चर में भी हमने 2 मिनट के लिए उच्चतम न्यायालय को डिस्कस किया था और आज भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। ऐसा करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि क्षेत्राधिकार पढ़ते पढ़ते ही साथ में आप उच्चतम न्यायालय के बारे में भी पूरी जानकारी पाते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस टॉपिक को आपने कब पढ़कर ख़त्म कर दिया। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश वर्तमान में कार्यरत हैं, तो उनकी संख्या है 34 और उच्चतम न्यायालय 130 के अंतर्गत दिल्ली में स्थापित है, लेकिन मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से देश के किसी अन्य स्थान पर भी उच्चतम न्यायालय को आहूत कर सकते हैं, वहाँ पे कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है, अब आज हम बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और कैसे होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 के अंतर्गत भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से इस विषय में परामर्श लेते हैं। लेकिन ये जो परामर्श शब्द है इसे बहुत बार केस लॉज में बताया गया है और इसका जो आखिरी विनिश्चय हमारे सामने है वो ये है कि परामर्श केवल मुख्य न्यायमूर्ति का व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, बल्कि वो विचार होता है जो कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से निम्न स्तर पर लेकिन अन्य से वरिष्ठ यानी कि जो अगले 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनकी सहमति से बनी हुई राय होती है। जब उनकी सहमति से बनी हुई राय को मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को परामर्श के रूप में देते हैं, तब राष्ट्रपति उस परामर्श के अनुरूप क्या करते हैं, जो है न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति करते हैं। तो हमने क्या देखा, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और कैसे करते हैं, मुख्य न्यायमूर्ति की परामर्श से करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। तो न्यायाधीश जब तक 65 साल की आयु तक अपने पद पे बने रह सकते हैं। 65 साल की आयु तक अपने पद पे बने रहने की जो है मतलब के साथ तो रिटायर हो ही सकते हैं, साथ में अगर वो अपना त्यागपत्र दे देते हैं, अगर राष्ट्रपति को 65 साल की आयु के पहले ही अपना त्यागपत्र दे देते हैं तो उस प्रकार से, या अगर जो है साबित कदाचार या अक्षमता के कारण अक्षम हो गए हैं वो, इस आधार पर अगर जो है उन्हें उनके पद से हटा नहीं दिया जाता तो वो 65 वर्ष की आयु तक कार्यरत रहते हैं। यानी हमने क्या देखा, या तो वो 65 वर्ष की आयु पूरी कर लें या फिर क्या हो अपना त्यागपत्र दे दें, या तीसरी कंडीशन क्या है कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उन्हें उनके पद से हटा दिया गया हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे कैसे, परामर्श से हटाएंगे क्या, मतलब हटाने का तरीका, या फिर जो है त्यागपत्र या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, अब हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में और चलते हैं उच्चतम न्यायालय की दूसरी अधिकारिता की तरफ। हमने अभिलेख न्यायालय पढ़ लिया था, मुझे उम्मीद है मेरे साथ साथ आपने भी अभिलेख न्यायालय ज़रूर पढ़ लिया होगा। आज हम बात करेंगे आरंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131 की। अनुच्छेद 131 बताता है कि उच्चतम न्यायालय के पास कुछ विषयों में प्रारंभिक अधिकारिता होगी। प्रारंभिक अधिकारिता का मतलब क्या होता है कि कोई वाद सीधा डायरेक्टली उच्चतम न्यायालय में ही दायर किया जाना, यही उसका प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार है, जिसे हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन इंग्लिश में कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कुछ विशेष मामले आते हैं जिन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर कोई विवाद ऐसा है जो कि केंद्र यानी यूनियन ऑफ इंडिया या किसी स्टेट के बीच में है, यानी कि 2 लोगों के बीच में, किसमें, यूनियन ऑफ इंडिया और किसी स्टेट के बीच में है, या फिर एक तरफ यूनियन ऑफ इंडिया और कुछ स्टेट या कोई स्टेट है और दूसरी तरफ कुछ या कोई स्टेट है, और तीसरा 2 स्टेट आपस में उनका कोई विवाद हो गया है, तो उस स्थिति में वो मामला क्या होगा, प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि विवाद किनके बीच हो रहा है, राज्य और केंद्र के बीच में हो रहा है, या राज्य और राज्य के बीच में हो रहा है, यानी कि नागरिकों की या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत बात नहीं है। किसी व्यक्तिगत मामले को सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक अधिकारिता में नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि किसके थ्रू ले जा रहे हैं, सरकार के थ्रू या राज्य के थ्रू।
यानी जहाँ पर विषय है राज्य या यूनियन, उनका कोई विवाद है तो वो 131 के अंतर्गत प्रारंभिक अधिकारिता में सीधा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक विषय और भी बहुत महत्व का है, वो ये है कि कोई राजनीतिक विषय यहाँ पे नहीं जाता, बल्कि कैसे विषय जाते हैं जो कि संविधान के निर्वचन से रिलेटेड हो या उनमें कोई विधि का सारवान प्रश्न अंतर्निहित होना चाहिए। अगर सारवान प्रश्न अंतर्निहित है तो वो विषय संविधान में 131 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत जाता है। कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें हम 131 में अपवाद रखते हैं, यानी कि 131 के अंतर्गत प्रारंभिक अधिकारिता में उच्चतम न्यायालय के पास जाने के लिए नहीं भेजते हैं। वो विषय जैसे कोई संधि है, समझौता है, सनद है, कोई ऐसा दस्तावेज, मतलब कोई ऐसा करार जो कि पहले जिस समय पे संविधान लागू नहीं हुआ था उसके पहले बना और उस समय पर वो प्रवर्तित हुआ, तो उस पर क्या है, संविधान की प्रारंभिक अधिकारिता काम नहीं करेगी। दूसरी चीज़, अगर कोई संधि, समझौता, सनद आदि जो है वो उसमें ये प्रावधान किया गया है कि इस पे उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता काम नहीं करेगी, तो उस स्थिति में वो जो है उस तरीके का संधि करार वगैरह। इसके अलावा जैसे हम देखते क्या है कि कोई नदी विवाद होता है तो वो उच्चतम न्यायालय में नहीं जाता, या वित्त आयोग के कोई भी विषय है तो वो उच्चतम न्यायालय में प्रारंभिक अधिकारिता में नहीं जाती हैं, या अगर किसी राज्य का केंद्र के साथ में कोई खर्चे से रिलेटेड कर के जो है आदान प्रदान से रिलेटेड या कोई जुर्माने की कोई बात है तो उस विषय को हम उच्चतम न्यायालय के पास नहीं भेजते हैं। इसका कारण क्या है? जो भी प्रोविज़न होते हैं, हम हमेशा क्या चीज़ें पढ़ते हैं, दो, एक क्या और एक क्यों। इन दो विषयों को अगर हम समझ गए तो हम पूरा टॉपिक समझ गए। हमने देख लिया कि होता क्या है, अब हम देखते हैं क्यों होता है। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि प्रारंभिक अधिकारिता का क्लॉज क्यों रखा गया है। तो 131 का रीज़न ये है, इसका उद्देश्य ये है कि कुछ विषय ऐसे हैं, यहाँ पक्षकारों की बात है कि पक्षकार ही ऐसे हैं जिन्हें अगर उच्चतम न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा तो उन्हें नहीं मिल पाएगा। यानी अगर दो राज्य आपस में किसी बात पे विवाद करेंगे तो दोनों राज्य की जो हाई कोर्ट है वो तो इक्वल है पावर रखती है। दूसरा राज्य अब दूसरे राज्य की हाई कोर्ट का निर्णय को नहीं मानेगा, उससे वो बाध्य नहीं होगा, लेकिन वो किसके निर्णय से बाध्य होगा? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बाध्य होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऊपर होती है। तो उसके कारण क्या है, राज्यों के विवाद में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है, हाई कोर्ट डिसीजन नहीं दे सकता। इसी तरीके से अगर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद होगा तो हम क्या पाते हैं, केंद्र का स्तर ऊंचा होता है और राज्य का स्तर उससे कुछ नीचा होता है। तो केंद्र हाई कोर्ट का दिया हुआ निर्णय से बाध्य नहीं होता, लेकिन केंद्र सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए निर्णय से बाध्य होता है। इसीलिए राज्य और केंद्र के किसी विवाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ना कि किसी हाई कोर्ट में जाता है। और जैसे हमने कुछ विषयों को अपवाद कह करके 131 से बाहर कर दिया और प्रारंभिक अधिकारिता में नहीं भेजा, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये है कि उच्चतम न्यायालय पे बेवजह का दबाव नहीं डाला जाए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय केवल उन विषयों पे विचारण करता है जहाँ पे कोई विधि का सारवान प्रश्न हो, कोई ऐसा विषय हो जहाँ पे उच्चतम न्यायालय के द्वारा विनिश्चय किया जाना अनिवार्य हो, आवश्यक हो, तभी उच्चतम न्यायालय उस विषय पर विचारण करे, ताकि बेवजह का कार्यभार वहाँ ना जो है इकट्ठा हो और वो जो भी निर्णय करे उसे वो बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है, तो हमने देख लिया कि 131 प्रारंभिक प्राधिकार के अंतर्गत किन बातों को रखा गया है। अब हम बात करते हैं इसी आरंभिक प्राधिकार के अंतर्गत एक दूसरे पॉइंट की। जब से हम लोगों ने लॉ को समझना पढ़ना शुरू किया है, हम एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है, उनका जो है संरक्षक है। तो उसमें अब हम देखते हैं कि किस तरीके से वो रखवाला मौलिक अधिकारों का माना जाता है। रीज़न क्या है कि जो हमारा पार्ट 3 जो है बताता है मौलिक अधिकारों को, उसमें दिए हुए सभी मौलिक अधिकारों में से एक सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार वो ये है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कि अगर किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो एक व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए वाद दायर कर सकता है। ये अधिकार जो अनुच्छेद 32 से एक नागरिक को मिला है, एक व्यक्ति को मिला है, तो वहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि इससे क्या मैंने बोला कि सीधे उच्चतम न्यायालय, तो ये क्या करता है, उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता प्रदान करता है। यानी कि अगर कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो सीधे वाद उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। यहाँ पे एक व्यक्ति भी अपने वाद को दायर कर सकता है।
हालांकि ये एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट में वाद जाएगा तो ये प्रश्न ज़रूर होगा कि आपने हाई कोर्ट में विचारण के लिए अपना वाद क्यों नहीं प्रस्तुत किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाद सीधा सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के रूप में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय में अपना वाद ले जाने का अधिकार प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि जब उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकारों के लिए वाद जाता है तो उच्चतम न्यायालय क्या करता है। उच्चतम न्यायालय 5 तरह की रिट जारी करता है और इन रिट के द्वारा मौलिक अधिकारों का रक्षण करता है। सबसे पहले जो रिट की बात हम करेंगे वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हार्बस कॉर्पस। इसका मतलब ये होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो बंदी है जिसे बंद करके रखा गया उसे प्रत्यक्ष लाओ, उसे सामने लाओ। यानी कि आप उसमें क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि व्यक्ति को जो डिटेन किया गया है, बंद किया गया है, क्या उसे विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत जो है गिरफ्तार किया गया है, डिटेन किया गया है, या फिर उस पर गैर विधिक रूप से उसे बंद करके रखा गया है। हम देखते हैं कि जो आपका अनुच्छेद 21 है वो क्या कहता है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा और किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो ऐसा किया जा सकता है। दूसरी जो आपकी रिट है उसकी बात करते हैं परमादेश या मैंडेमस। ये बात करती है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में कोर्ट उसे ये ऑर्डर दे सकती है कि आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए। ये एक जो है ऐसी है रिट है जिसको किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट जारी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अगली रिट की जो है प्रतिषेध या फिर इसको कहते हैं प्रोबिशन। प्रतिषेध की रिट जो है वो ऐसी स्थिति में जारी की जाती है जब कोई न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था, इन्हीं के विरुद्ध ये केवल जारी कर सकते हैं। ये जो है कुछ ऐसी कार्यवाही का निर्णय देने जा रहे हैं, कार्यवाही को ऐसा निर्णय आ रहा है जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो उस स्थिति में क्या है वो निर्णय ना आए, इसके लिए प्रतिषेध की रिट दी जाती है कि अगर प्रतिषेध की रिट से पहले ही उस निर्णय को आने से रोक दीजिए, जो अगर आएगा तो क्या होगा, लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। अब अगली रिट आपकी आती है उत्प्रेरण। मान लेते हैं कि प्रतिषेध की रिट फेल हो गई, यानी जो निर्णय आना था जिसके आने से एक जो है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति खड़ी हो रही थी, लेकिन उसे नहीं रोका जा सका और जो है वो निर्णय आ गया। अब उत्प्रेरण की बात है कि उत्प्रेरण क्या करता है, उस निर्णय के पालन को रोकता है। यानी कि जब प्रतिषेध की रिट क्या होती है, विफल हो जाती है, फेल हो जाती है, वहाँ पर उत्प्रेरण की रिट आती है और मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। इसके बाद हम बात करते हैं आखिरी रिट जो है क्यो वारंटो या जो है अधिकार प्रेक्षा। इसका प्रश्न है, मतलब नाम से ही है कि ये प्रश्न कर रहा है कि आप किस अधिकार से हैं। यानी किसी पब्लिक ऑफिस को जब कोई होल्ड करता है तो उससे पूछा जा सकता है कि आपने ये पब्लिक ऑफिस किस अधिकार से होल्ड किया हुआ है। अगर उसने अपने विधिक अधिकार से होल्ड किया है तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या है कि उसे उसके पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने फटाफट डेट्स को भी रिवाइज कर लिया और हमने पाया कि जब उच्चतम न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोई वाद जाता है तो उच्चतम न्यायालय इन 5 तरीके की जो रिट अथॉरिटीज़ हैं, इसकी पावर्स है, रिट पावर्स, इनके साथ वो उच्चतम न्यायालय जो है क्या करता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। 2 बातें हमने न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत समझी। सबसे पहले 131 जो बात करता है, 131 कहता है कि जब भी कभी कोई विवाद राज्य के अंतर्गत या फिर राज्य और केंद्र, मतलब राज्यों के बीच या राज्य और केंद्र के बीच में कोई विवाद की स्थिति खड़ी होगी तो फिर क्या होगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी बात कि अगर 32 के अंतर्गत ऐसा होता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो कोई व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट जाना ज़रूरी नहीं है, वो 226 के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए हाई कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है, आपको पढ़कर ठीक लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आइए पढ़ाई करते हैं। ये आपका सारी जो है उच्चतम न्यायालय के सभी अधिकारिताओं की पूरी सीरीज़ चलेगी और इसके साथ में बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। मैं आपको आगे कॉन्स्टिट्यूशन की पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूँ। ऐसे जो है महामारी के टाइम पे जब आपका कॉलेज बंद है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आप इन वीडियो से आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। थैंक यू।